हाय, दिस इज योर संजय सर। तो क्लास 12th मैथ्स का आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है विच इज वेक्टर अलजेब्रा। तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। देखिए, यूपी बोर्ड के बच्चों का 16 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है और 27 फरवरी को मैथ्स है। तो कुछ बच्चों का डिमांड था कि हम वीडियो बनाएं। तो जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, जो भी आप टाइम बचा कर रखे हैं, उसको अब यूटिलाइज करिए, उसको सही जगह खर्च करिए। मतलब जो भी बच्चे अभी तक अपना टाइम बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन अब समझ आइए भैया, अब स्टार्ट हो चुका है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट लेक्चर है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा ताकि हम 3D भी स्टार्ट कर सकें। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं ताकि किसी भी बच्चे को, जो भी बच्चे अभी तक साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं किए, उनको कोई भी डाउट ना रह जाए। इसलिए हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वो भी देखेंगे ध्यान से, और जो नहीं पढ़ चुके हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि जितनी छोटी छोटी बातें हम आपको बताएंगे उन्हीं छोटी छोटी बातों में वो कंसेप्ट छिपा रहता है। आई कैन टेक गारंटी, अगर आप कंसेप्ट पूरा समझ गए जितना हम समझाएंगे तो आपका एक भी सवाल नहीं फंसेगा। क्वेश्चन विल बी चिंदी। स्टार्ट करते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग आता है, पहले नंबर हम समझेंगे भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं भाई। पहला नंबर आता है अदिश राशियां। क्या आता है भैया? अदिश राशियां। इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर एंड सेकेंड इज सदिश राशियां। सदिश राशियां। आप बातों को थोड़ा नोट भी करते चलेंगे ताकि आपको हेल्प मिलेगा। अगर ये सब चीजें आता है तो नोट मत करिएगा, ठीक है। सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं अदिश राशियां क्या होती है। देखिए, नाम में छुपा अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा नहीं होता। जिसमें दिशा नहीं होता है मतलब क्या? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियों को अदिश राशियां कहा जाता है। मतलब इसमें आप नोट कर लीजिए, केवल ज्यादा कुंडली नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें लिखवाएंगे ताकि उसी छोटी छोटी बातों में ही जो है आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। केवल परिमाण, दिशा नहीं, दिशा नहीं। तो भैया अदिश राशियों में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो वे फिजिकल क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, कोई भी दिशा नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड क्या? स्केलर क्वांटिटी। जैसे 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 द्रव्यमान, चाल, समय, घनत्व, आयतन, आयतन भी, एटसेट्रा। ये सभी क्या भैया? ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? अब द्रव्यमान की अगर हम बात करेंगे, जब भी आप मान लिया बाजार में गए, कोई ऐसी वस्तु मांगेंगे तो क्या आप ऐसे कहोगे मुझे 4 किलोग्राम में यह वस्तु दे दो उत्तर दिशा में? क्या डायरेक्शन का नाम आप लेंगे? डायरेक्शन का नाम नहीं लेंगे। मतलब क्या? जब भी आपको किसी वस्तु का द्रव्यमान बताना होगा तो आप केवल 4 किलोग्राम अगर कह देंगे तो दुकानदार वाला समझ जाएगा कि हाँ भैया हमसे 4 किलोग्राम यह वस्तु मांग रहा है, ठीक है ना। तो 4 किलोग्राम, किलोग्राम क्या है? उस वस्तु का मतलब इस क्वांटिटी का क्या है? मात्रक है। और 4 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको एक साथ क्या कहा जाता है? परिमाण। क्या कहा जाता है? परिमाण कहा जाता है। इसे एक साथ क्या कहा जाता है? परिमाण कहा जाता है।
मान और मात्रक के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म को अगर मान और मात्रक को अगर एक साथ लिख दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? उस राशि का मैग्नीट्यूड परिमाण कहा जाता है। ठीक है, तो भौतिक राशियों को, कुछ भौतिक राशियों को बताने के लिए केवल मान और मात्रक की ही आवश्यकता पड़ती है। ऐसी राशियों को क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। चाल अगर कहा जाएगा भैया कि कितने स्पीड से कोई गेंद फेंकता है, अगर मान लिया कहते नहीं है जहीर खान जो बॉलर है जो गेंद फेंकता है 120 की स्पीड से फेंकता, तो आप क्या बता रहे हैं? चाल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? चाल बता रहे हैं। अब अगर वो कहीं पर भी मैच खेलेगा तो किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकता है, तो चाल क्या है? चाल को बताने के लिए हमने डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। अतः चाल भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। टाइम हमको यहां से गोरखपुर जाने में कितना समय लगा? 2 घंटे लगा। आपने टाइम बता दिया ना, कि ऐसे कहोगे मुझे 2 घंटे पूर्व दिशा में लगा, ऐसे तो नहीं कहोगे ना। तो समय को भी बताने के लिए हमने डायरेक्शन का यूज नहीं किया। तो टाइम भी क्या है? टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। घनत्व भी क्या है? अदिश राशि है। आयतन भी क्या है? अदिश राशि है। तो आई होप कि आपको स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। क्लियर? हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो इसमें क्या होता है भैया? इसमें क्या होता है? परिमाण हो। वेक्टर में क्या होता है? परिमाण होता है। दिशा होता है, दिशा भी होती है। साथ ही यह सदिश योग के नियम का पालन भी करता है। मतलब वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा भी होता है, साथ में सदिश योग के नियम का पालन भी करता हो, ऐसी राशियों को वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियां कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है भैया? जैसे वेग, विस्थापन, बल एटसेट्रा, ये सभी क्या है? सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। हम बात करते हैं बल के बारे में। आपका अगर मान ले कोई ऐसे वस्तु है, तो आप वस्तु पर अगर कहा जाएगा इस वस्तु को भैया बल लगा करके खिसका दो, अगर मैं कह दिया जाएगा कि वस्तु को यहां से यहां पर खिसकाओ, खिसकाना मतलब क्या होता है? उसको अपनी जगह से हटा देना, और हटाने को ही क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहा जाता है। तो जब भी हम विस्थापन की बात करते हैं तो हमें डायरेक्शन कहना पड़ता है। मान लिया कमरे में कोई लड़का, हमने बोल दिया भैया ये जो टेबल है, टेबल को उधर खिसका दो, तो कहेगा ना कि इधर टेबल को खिसकाएं, मतलब क्या? वो विस्थापन बताने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा है? डायरेक्शन इस्तेमाल कर रहा है। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बल अगर कहा जाएगा इस पर बल लगाओ भैया इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये क्या है? बल को बताने के लिए मान मात्रक अर्थात क्या? परिमाण की आवश्यकता तो पड़ रही है, साथ में डायरेक्शन का भी आवश्यकता पड़ रहा है। तो बल क्या है? बल है वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम बात करते हैं पॉइंट वैद्युत धारा। वैद्युत धारा कैसी क्वांटिटी है? तो वैद्युत धारा एक क्या है भैया? एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। जबकि इसमें परिमाण व इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वैद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। क्यों भैया? क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। लेकिन इसमें क्या होता है? वैद्युत धारा में परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। परिमाण होता है, दिशा दोनों होता है,
लेकिन यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए वैद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। अगर हम कहते हैं भैया एक सर्किट है, यहां से 4 एम्पियर वैद्युत धारा आया और यहां से 3 एम्पियर वैद्युत धारा आया, तो आप बताओ यहां पर वैद्युत धारा कितना जाएगा, बोलो 7 एम्पियर जाएगा, जाएगा ना। मतलब क्या, वैद्युत धारा में मान है और मात्रक, अर्थात क्या, वैद्युत धारा में परिमाण भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन क्या, हमने वैद्युत धारा को डायरेक्टली ऐड कर दिया, 4 3 7 एम्पियर धारा यहां से जाएगा। अगर ऐसे सर्किट ऐसे है, यहां से वैद्युत धारा आया 4 एम्पियर, यहां से वैद्युत धारा आया 3 एम्पियर, बताओ यहां से कितना जाएगा, यहां से कितना जाएगा, 7 एम्पियर वैद्युत धारा आएगा। क्योंकि वैद्युत धारा को हम ऐड करने के लिए किसी भी वेक्टर के योग का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वैद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। ऐसे हम अगर बात करें तो कोण, कोण क्या होता है भैया, कोण, कोण भी क्या है, कोण भी क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। अब यहां पे देखो, आपने पढ़ा होगा 11th में ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट लेक्चर ही होता है, जो एंगल होता है, अगर ये इनिशियल रे है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे घुमाएंगे तो एंगल क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। क्या लिया जाता है, एंगल पॉजिटिव। मान लिया हमने 30 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दिया, घुमा दिया ऐसे, तो 30 डिग्री क्या है, एंगल का परिमाण है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैं डायरेक्शन का नाम ले रहा हूं, क्या है, कोण की दिशा है। मतलब कोण में भी क्या होता है, परिमाण होता है और डायरेक्शन होता है, लेकिन नहीं, हम जब भी कहते हैं 30 अंश प्लस 40 अंश कितना, 70 अंश कह देते हैं, तो क्या हम कोण को भी डायरेक्टली ऐसे ही ऐड कर रहे हैं जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं। अर्थात कोण भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर इसी किरण को अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे ऐसे, तो एंगल क्या लिया जाता है, एंगल लिया जाता है नेगेटिव। एंगल क्या लिया जाता है भैया, नेगेटिव। ये स्टैंडर्ड है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये किस किस नियम का पालन कब करती हैं, कब नहीं करती हैं, सब हमने बता दिया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, दिक्कत नहीं आना चाहिए किसी को भी। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, लेकिन भैया हमें पढ़ना क्या सिलेबस में, हमें पढ़ना वेक्टर के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा। तो हमें तो स्केलर के बारे में कोई स्टडी करना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, हमें वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अब वेक्टर दिखता कैसे है, वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, कैसे नोटेट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग है, डाल लीजिए हेडिंग, सदिशों का संकेतन, सदिशों का संकेतन और निरूपण, ठीक है ना। नोटेशन ऑफ वेक्टर्स एंड रिप्रेजेंटेशन। तो भैया पहले हम बात करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। फिजिक्स मैथ में थोड़ा सा क्या अंतर है, हालांकि मैथ में भी ऐसा इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करते हैं, तीर का इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स में तीर का इस्तेमाल, एरो का इस्तेमाल करते हैं, और मैथमेटिक्स में अधिकतर, ऐसा नहीं दोनों इस्तेमाल कर सकते चाहे जहां, लेकिन मैथ में जो इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टेड लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। वेक्टर को निरूपित करने के लिए एक डायरेक्टेड लाइन मतलब क्या, दिष्ट रेखाखंड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दिष्ट रेखाखंड की जो लंबाई है, जो इसका क्या है, जो इसका लेंथ है, वो क्या बताएगा भैया, इस वेक्टर के परिमाण को बताएगा, और इसका जो डायरेक्शन है ये क्या बताएगा, ये वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। एक बार फिर से, वेक्टरों को, सदिशों को निरूपित करने के लिए एक डायरेक्टेड लाइन दिष्ट रेखाखंड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दिष्ट रेखाखंड की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होता है रेखाखंड का, वो वेक्टर के परिमाण को बताएगा, और जो तीर का जो दिशा है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां पर जैसे देख लीजिए, अब हम एक वेक्टर क्या लिख रहे हैं, बोलो, एक वेक्टर हम लिख रहे हैं ए बी। क्या है वेक्टर, एक ए बी है।
तो जब भी वेक्टर को लिखेंगे तो ऐसे ऊपर ऐसे तीर लगा देंगे। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी माने क्या? डायरेक्शन क्या बोलो? डायरेक्शन है ए से बी की ओर, और वेक्टर के परिमाण को क्या लगा देंगे? मॉड ए बी। क्या लगा देंगे? मॉड ए बी क्या बताएगा? ये बताएगा वेक्टर ए बी का परिमाण बताएगा, जो कि क्या है? रेखाखंड ए बी की क्या है? लंबाई के बराबर रहेगा। इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। यह जो ए बी की लंबाई है भैया, इस वेक्टर के परिमाण को बताता है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ए से बी की ओर। तो अगर नोट पॉइंट क्या करना आपको, अगर लिखा है क्या वेक्टर ए बी, तो इसका डायरेक्शन क्या है? ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। कोई दिक्कत यहां तक? अगर मैं लिख दूंगा क्या वेक्टर बी ए, तो क्या हो जाएगा? बी से ए की ओर। ए पॉइंट आप ध्यान रखना इस चीज को। वेक्टर ए बी माने क्या? डायरेक्शन जो है ए से बी की ओर, और बी ए माने क्या? बी से ए की ओर। ए को कहा जाता है प्रारंभिक बिंदु। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। और बी को क्या कहा जाता है? अंतिम बिंदु। क्या कहा जाता है भैया? अंतिम बिंदु कहा जाता है। टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। किसी को कोई यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रहा सबको? तो हमने क्या सीख लिया? हमने सीख लिया वेक्टरों को निरूपित कैसे करते हैं। तो वेक्टरों को डायरेक्टर लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें लाइन का जो लंबाई होता है, जो डायरेक्टर लाइन का जो लंबाई होता है वो वेक्टर के परिमाण को बताता है, और जो तीर की दिशा होती है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। अब यहां पर देखो, सदिशों को छोटे अक्षरों, अल्फाबेट के छोटे अक्षरों स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डॉट डॉट एटसेट्रा से प्रदर्शित किया जाता है, और इनके परिमाण को इसे क्या पढ़ेंगे भैया? मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, डॉट 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 एटसेट्रा से प्रदर्शित किया जाता। चलिए यहां पर देखिए, हम लिख रहे हैं, यहां जो चित्र हम बना रहे हैं क्या है? बोलिए भैया वेक्टर ए बी। क्या वेक्टर ए बी को हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए। बताओ इसका परिमाण क्या हो जाएगा? परिमाण क्या हो जाएगा? ए बी का परिमाण क्या लगा देंगे? ऐसे मॉड लगा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? ए का परिमाण बराबर क्या? ये तीर की लंबाई क्या भैया? ए बी। क्या? ए बी की लंबाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर किसी को समझने में कहीं भर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। क्लियर? तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सदिशों के प्रकार। काइंड्स ऑफ, कुछ प्रकार के बारे में जस्ट अभी मैं चर्चा कर रहा हूं ताकि आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है वो क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला प्रकार आता है, जो फर्स्ट टाइप आता है, पहला इसमें आता है मुक्त सदिश। क्या आता है भैया? मुक्त सदिश आता है। फ्री वेक्टर, फ्री यहां पर क्या है? वे सदिश जिनके
परिमाण व दिशा को बिना बदले कहीं पर भी प्रतिस्थापित किया जा सके। बस ऐसे वेक्टर जिसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए हुए पूरे प्लेन में चाहे जहां कर सकते हैं, पूरे प्लेन में चाहे जहां कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि एक वेक्टर क्या भैया ए बी है, एक वेक्टर क्या है ए है। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन को बिना बदले, मतलब परिमाण क्या रहे, यही रहे। इस वेक्टर को अगर यहां ऐसे खिसका दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बोलिए। ए भी क्या रहेगा, ए भी रहेगा, वेक्टर ए ही रहेगा। तो ऐसे वेक्टर क्या है, फ्री वेक्टर हैं। और हमें अपने सिलेबस में फ्री वेक्टरों का ही स्टडी करना, अध्ययन करना, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना बदले पूरे प्लेन में चाहे जहां खिसकाया जा सकता है, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, मुक्त सदिश फ्री वेक्टर कहलाता है। क्लियर। हमें क्या पढ़ना है, फ्री वेक्टर का ही अध्ययन करना है, ठीक है, अपने सिलेबस में। नंबर सेकंड आता है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। जीरो भैया नाम में छुपा है क्या, परिमाण क्या हो, परिमाण जो है, परिमाण शून्य हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। डायरेक्शन का तो कुछ पता लता ही नहीं होता है, तो डायरेक्शन क्या होगा भैया, अगर इसका नाम वेक्टर पड़ गया तो इसका कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा ही। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो होता है। जीरो वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, जीरो के ऊपर ऐसे तीर लगा दिया जाता है। जीरो वेक्टर को वेक्टर जीरो लिखा जाता। अब यहां पर देखिए, अगर हम एक वेक्टर ऐसे बना दें, एक क्या भैया, वेक्टर ए बी, क्या है, वेक्टर ए बी है। अब अगर बी को पकड़ करके अगर इधर लाता जाए तो क्या यह लंबाई घटता जाएगा। अगर बी को सीधे ए पर ले आया जाए तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए मिल जाएगा। तो वेक्टर ए क्या है। अब यहां पर देखो, प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी क्या है, ए है। ए से चला और ए पर ही क्या हो गए, खत्म हो गए। मतलब क्या, हमने कोई भी दूरी नहीं चला। अर्थात क्या, जब हमने कोई दूरी नहीं चला है तो रेखाखंड की लंबाई क्या रहेगा, जीरो। क्या रहेगा भैया, जीरो रहेगा। तो कैसा वेक्टर बोलो, ये जीरो वेक्टर। मतलब ऐसा अगर कभी भी आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो वेक्टर। बताओ वेक्टर सीसी क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। अब अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका जो दिशा होता है, दिशा जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता, आप इच्छा अनुसार किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है ना। इसकी बताओ दिशा क्या होता है, इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में लिया जा सकता। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। मान लिया अब अगर ये पॉइंट है, पॉइंट ही क्या, पॉइंट जो जीरो वेक्टर मतलब क्या, एक पॉइंट जिसकी कोई भी लंबाई नहीं है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये भी होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब क्या, जीरो वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन लिया जा सकता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लियर। एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आई कैन टेक गारंटी। क्योंकि अभी मैं पहला एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूं, थोड़ा पहले प्रकार हम बता दे रहे हैं। नंबर थर्ड आता है सह आदिम। क्या आता है, सह आदिम सदिश। इसे बोला जाता है अंग्रेजी में को इनिशियल वेक्टर। ये क्या होता भैया, ऐसे वेक्टर जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या होता, एक ही होता। मतलब क्या, प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। अब पूरी कुंडली नहीं लिख रहे हैं, ऐसे वेक्टर जिसके प्रारंभिक बिंदु एक ही होते हैं सह आदिम सदिश कहलाते हैं। समझ गए आप लोग ना भाई, थ्योरी तो पूछेगा नहीं मैथ में,
खाली समझना आपको चाहिए। तो प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, एक ही होता है। जैसे एग्जांपल क्या है, अगर मैं कह दूंगा ऐसे क्या, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर क्या है, एक वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर क्या है, डी है। इन सभी वेक्टरों का जो टेल है क्या है भैया, इन सभी वेक्टरों का जो टेल है क्या है, एक ही है। अर्थात क्या, इनका जो इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन, क्या है, कॉमन है। तो यहां पर वेक्टर ए बी सी डी क्या है, सह आदिम है। यहां वेक्टर ए बी सी एंड डी क्या है, सह आदिम, सह आदिम, सह आदिम। सदिश हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नंबर चौथा क्या आता भैया, नंबर चौथा आता समान सदिश। क्या आता है, समान सदिश। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। समान मतलब क्या भैया, समान सदिश माने क्या, वही वेक्टर, कोई भी अंतर नहीं। समान माने क्या, वही वेक्टर। मतलब क्या, परिमाण भी वही हो, परिमाण भी वही और दिशा भी क्या वही, दिशा भी वही। दो ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड क्या, इक्वल वेक्टर। क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे जैसे अगर हमने बोल दिया भैया, इधर देखिए, एक वेक्टर ऐसे हम खींच रहे हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है, बी है। अगर ए का परिमाण बराबर क्या है, बी का परिमाण अगर सेम है, अगर दोनों का परिमाण सेम है तो डायरेक्शन तो आपको सेम दिख ही रहा है, डायरेक्शन आपको सेम दिख रहा है। अगर दोनों का परिमाण सेम हो जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएंगे बोलो, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो क्या लिखा जाता है, ए बराबर बी लिखा जाता है। तो दो ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण भी समान हो और डायरेक्शन भी क्या हो, समान हो, ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। पांचवा क्या आता है, विपरीत सदिश। क्या आता है, विपरीत सदिश। अपोजिट वेक्टर्स। परिमाण समान, इसका क्या होता है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो, परिमाण समान, लेकिन लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत हो। जैसे जैसे अच्छा एक बात और देखिए, यहां पर ए के विपरीत, ए के विपरीत सदिश को माइनस ए से लिखा जाता है। ए के विपरीत सदिश को जो है माइनस ए वेक्टर से लिखा जाता है। अच्छा, इस वेक्टर को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ए का नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ए का। तो अगर हम कहेंगे ए का नेगेटिव वेक्टर तो क्या समझेंगे आप लोग, ए का विपरीत वेक्टर क्या है, ए का विपरीत सदिश है। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ए वेक्टर क्या भैया, एक वेक्टर है ए बी। तो हमने क्या मान लिया, ए बी बराबर हमने क्या मान लिया बोलो, वेक्टर ए मान लिया। ए बी जो है, ए बी जो है वेक्टर ए को बता रहा है। डायरेक्शन क्या है, ए से, ए डायरेक्शन क्या है, ए से बी की ओर। इसका परिमाण क्या है, इस तीर की लंबाई क्या है, ए बी है। तो अगर हम बोल देंगे ये कैसा वेक्टर है, ये वेक्टर तो बी ए है ना, तो ये वेक्टर क्या है, देखिए दोनों का लंबाई क्या है, ए बी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। अतः दोनों वेक्टर क्या है, विपरीत क्या है, अपोजिट वेक्टर्स हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर ये वेक्टर है ए बी प्लस ए है तो बी ए क्या हो जाएगा, माइनस ए। क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। अब बताओ ए बराबर कितना है, बोलिए ए बराबर कितना है, ए बराबर है माइनस ए बी। तो आज के बाद जब भी अगर लिखा है क्या, वेक्टर पी क्यू, तो अगर अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू पी। मतलब आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। यहां पर नेगेटिव साइन क्या बताता है, वेक्टर पी क्यू और क्यू पी क्या है, अपोजिट वेक्टर्स हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको, मिटा दे भैया, ठीक।
एक एक पॉइंट को आप लोग समझते चलिए ताकि सवाल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बस आप वेक्टर खाली अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद आगे जब 3D में स्टार्ट करेंगे ना मजा आ जाएगा, आपको गारंटी ले रहे हैं। 3D का कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं एकदम, मतलब अब हम क्या बताएं, आप पढ़ेंगे तो खुद समझ जाएंगे, ठीक है। अगला आता है समांतर सदिश। समांतर सदिश आता है। समांतर को कहा जाता है, नाम ध्यान रखिएगा आप लोग भैया, समांतर को कहा जाता है समरेखीय सदिश। क्या? समरेखीय, पैरेलल, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। समांतर को क्या कहा जाता है? समरेखीय भी कहा जाता है, पैरेलल को चाहे कोलिनियर को। ध्यान देना इस बात को। हम मैथ में अगर आज के बाद क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे तो आप क्या समझेंगे? समरेखीय। दोनों मतलब क्या? दोनों सेम है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो कंसेप्ट हम बताएंगे इसमें ना, ये पूरे चैप्टर में चलता रहेगा, 3D में, यहां तक कि 3D में भी ये चलेगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो हम एक छोटा सा यहां पर बात बता दे रहे हैं भैया। देखो हम बता रहे दो वेक्टरों के बीच का एंगल क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो इधर। देखो जब भी दो वेक्टरों के बीच के हम कोण के बारे में बात करेंगे तो क्या दो वेक्टरों के बीच का जो कोण होता है, दोनों वेक्टरों के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। मतलब क्या? दोनों वेक्टरों को लाएंगे पास में और टेल को टेल से मिला देंगे, और उनमें जो सबसे छोटा एंगल होगा वही क्या हो जाएगा? दोनों वेक्टरों के बीच का कोण। जैसे इधर देखिए, अगर एक वेक्टर क्या है? ए है, और एक वेक्टर क्या है? एक वेक्टर ऐसे है, एक क्या वेक्टर बी है। अब मैं कहूंगा दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो आप वेक्टर बी को, क्योंकि हम फ्री वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इस वेक्टर को चाहे जहां ले जा सकते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बिना बदले इस वेक्टर को लाओ और दोनों का क्या? ताल से ताल मिला दो भैया, ऐसे टेल से टेल ऐसे मिला दो, ये क्या मिल जाएगा आपको? वेक्टर बी मिल जाएगा। अब दोनों वेक्टरों के बीच के कोण के बारे में जैसे हम बात करेंगे, तो दो वेक्टरों के बीच का कोण मतलब क्या? उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल। क्या? उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या होगा? बोलो। एक एंगल तो ये होगा और एक एंगल ये होगा, लेकिन जो छोटा एंगल होगा ये क्या लिया जाएगा? दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल लिया जाएगा। ध्यान देना। तो दो वेक्टरों के जो बीच का एंगल होता है वो क्या हो सकता है? मिनिमम 0 या मैक्सिमम क्या होगा? 180 अंश हो जाएगा। तो जो थीटा होता है वो क्या होता है? 0 और 180 अंश के क्या होता है? बीच में होता है। 0 कब होगा? दोनों वेक्टर जब क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में। क्या होंगे? जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? और अगर ऐसे नहीं है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 और 180 के क्या होगा? बीच में होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब आपने एंगल के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या? पैरेलल वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं भैया। समांतर सदिश क्या होता है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। इधर देखिए, एक ही रेखा, एक ही रेखा के समांतर, एक ही रेखा के समांतर जितने जितने भी सदिश होंगे वे सभी समांतर कहलाते। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रा कर दूं, एक कोई लाइन क्या है? बोलो भैया, एल है। क्या है? एल है। अब इसके क्या, इस लाइन के पैरेलल आप वेक्टर खींचते चलो, डायरेक्शन कुछ भी हो, डायरेक्शन इसका डायरेक्शन क्या हो? डायरेक्शन जो है कुछ भी हो। अरे कुछ भी मतलब क्या? या तो सेम होगा या तो अपोजिट होगा, और क्या। बट इसी लाइन के पैरेलल वेक्टर आपको खींचना है। वेक्टर ए है, ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर क्या है? बी है। और ए वेक्टर क्या भैया? एक वेक्टर ऐसे है, सी है। तो यहां पर ए बी सी क्या है? ए बी सी यहां पर क्या है? पैरेलल वेक्टर है। ए बी एंड सी क्या है? समांतर। क्या है? समांतर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन या तो उल्टा होगा या तो
सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर दोनों वेक्टरों के बीच का कोण क्या हो, 0 अंश हो या क्या 180 डिग्री, मतलब क्या या तो वे सेम डायरेक्शन में होंगे या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो भी वेक्टर क्या होंगे बोलिए, वो भी क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर ही होंगे। या तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, या तो उनके बीच का एंगल क्या होगा भैया, 180 अंश होगा। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे भैया, पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। अभी इस वेक्टर के बारे में हम और आगे डिटेल बात करेंगे। वैसे ये वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो वेक्टर, जो पैरेलल वेक्टर का जो कंसेप्ट है, ये पूरे वेक्टर में, पूरे 3D में चलता रहेगा। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहला एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी का। अभी आपके सामने भी आप देखिए कितना मजा आएगा, इसमें ही सिंपल। अभी सदिशों का प्रकार अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी पहला एक्सरसाइज हम करा दें एनसीईआरटी का। देखिए भैया, हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 10.1 के बारे में बात कर रहे हैं। जो पहला सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो कह रहा उत्तर से, देखिए मैं सवाल भी नोट कर दे रहा हूं, वैसे आप किताब में देखते रहिएगा। उत्तर से 30 अंश पूर्व, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आप समझ लीजिए पहले एक बार। उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के विस्थापन, के विस्थापन का निरूपण कीजिए। निरूपित खाली करना भैया, ठीक है। उत्तर से 30 अंश पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर के विस्थापन का निरूपण कीजिए। तो हम क्या बना दे रहे हैं, पहले ऐसे देखिए डायरेक्शन क्या बना दे रहे हैं। ये क्या होता है बोलो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब क्या है, कह रहा उत्तर से, अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये नॉर्थ है, ये क्या है, ईस्ट, मतलब क्या, उत्तर और पश्चिम, पूर्व, क्या पूर्व। कह रहा उत्तर से क्या 30 डिग्री के एंगल पर, मतलब क्या, उत्तर से 30 डिग्री के एंगल पर ही, उत्तर से 30 डिग्री के एंगल पर 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर विस्थापन का निरूपण कीजिए। तो कितना हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। अब यहां पर जो वेक्टर ओए है, वेक्टर ओए क्या बताएगा, उत्तर से 30 अंश पूर्व 40 किलोमीटर विस्थापन। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हम बता रहे हैं, समझ में आ रहा है तो आप लोग नोट करते चलिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर। सेकंड क्वेश्चन हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, देखिए हम लिख दे रहे हैं। पहला इसमें है 10 kg, कितना भैया, 10 kg। सेकंड है 2 मीटर उत्तर पश्चिम। तीसरा है 40 डिग्री। चौथा 40 वाट। पांचवा है 10⁻⁻19 कूलम। मतलब सेकंड क्वेश्चन में जो है ना 4, 5, 6 सवाल हैं। सेकंड स्क्वायर। अब आप बताते चलिए, ये देखिए फिजिकल क्वांटिटी के क्या दिया गया है, मात्रक दिया गया। तो मात्रक से आपको पहचानना कि भौतिक राशि कौन सी है। अब यहां पर 10 kg क्या है, बोलिए 10 kg क्या बोलो, 10 kg जो है द्रव्यमान का मात्रक है। किसका मात्रक है भैया, 10 kg द्रव्यमान का मात्रक है। तो सवाल में क्या कह रहा है, मैं एनसीईआरटी के सेकंड सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में क्या कीजिए, पहचानिए, अर्थात क्या, श्रेणीबद्ध कीजिए। तो बताइए पहला जो क्वेश्चन है 10 kg किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। और द्रव्यमान क्या होता है, अदिश राशि। क्या होता है, अदिश राशि होता है।
क्योंकि द्रव्यमान को बताने के लिए हमें किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यहां पर ये क्या लिखा, 2 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में, मतलब क्या, 2 मीटर मैग्नीट्यूड भी है, साथ में क्या है, डायरेक्शन है। तो ये क्या है, ये किसकी दिशा, ये किसकी बात कर रहा है, विस्थापन, किसकी बात कर रहा है, विस्थापन। हम बना दे रहे हैं 2 मीटर उत्तर पश्चिम माने क्या, ये उत्तर है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, पश्चिम है, ये पश्चिम है। तो 2 मीटर क्या, उत्तर पश्चिम दिशा, मतलब क्या, जब भी उत्तर पश्चिम की बात किया जाएगा तो समझो बीचों बीच, क्या, बीचों बीच 45 डिग्री के एंगल पर, ये 2 मीटर। तो यहां पर डायरेक्शन भी आ गया। तो ये क्या है, ये क्या है, सदिश, क्या है, ये सदिश है। ये किसका मात्रक है, ये मात्रक है कोण का। किसका मात्रक है, कोण का। और कोण अभी मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि कोण क्या है, कोण एक अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। 40 वाट क्षमता का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, वैद्युत शक्ति। मेरे अंदर कितनी क्षमता है, उत्तर दिशा में, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। शक्ति मतलब क्या, क्षमता है, क्षमता क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या भैया, एक अदिश राशि है। जब भी क्षमता की बात की जाती है, शक्ति की बात की जाती है, कितनी ताकत है, तो क्या होता है, ताकत में कहीं दिशा आता है, डायरेक्शन तो आता नहीं है। तो 40 वाट क्या, वैद्युत शक्ति का मात्रक, तो क्या है, एक अदिश राशि है। 10 टू दी पावर -19 कूलम क्या भैया, ये आवेश का मात्रक। किसका मात्रक है, वैद्युत आवेश का मात्रक है। ये क्या होता है, ये एक अदिश राशि होता है। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, त्वरण। क्या है, त्वरण। और त्वरण तो सबको पता है, आप फिजिक्स में भी वैसे पढ़े होंगे। त्वरण क्या है, सदिश राशि। तो आपका ये 3rd क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो मुझे कैटेगराइज करना है यहाँ पर कि स्केलर और वेक्टर कौन कौन है, ठीक है। तो आप बताइए समय कालांश, भैया जब भी समय आ गया तो टाइम क्या है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, ये अदिश। अच्छा, इसके पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, मात्रक दिया था, यूनिट दिया गया था। तो यूनिट से आपको पहचानना पड़ेगा किस क्वांटिटी का ये मात्रक है। बट यहाँ पर तो डायरेक्ट क्वांटिटी दे दिया गया, ठीक है। तो समय क्या होता है, समय है अदिश राशि, क्योंकि समय को बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूरी माने क्या, दूरी माने लंबाई। कहा जाएगा इस बोर्ड की लंबाई 1.5 मीटर है, तो बोर्ड को चाहे सीधा रखो, चाहे जमीन पर रखो, चाहे क्या लंबाई इसकी बदलेगी, लंबाई नहीं बदलेगी। मतलब लंबाई को, दूरी को बताने के लिए हमें डायरेक्शन का यूज नहीं करना पड़ रहा है। तो दूरी भी क्या है, अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि है। बल तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या भैया, बल क्या है, सदिश राशि है। क्योंकि बल के लिए हमें डायरेक्शन कहना पड़ेगा। दरवाजे पर बल लगाइए, अंदर की ओर की बाहर की ओर, डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं ना। तो बल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेग, वेग क्या है, सदिश राशि है वेग। कार्य क्या है, आज हमने पढ़ाने में इतना कार्य किया उत्तर दिशा में, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। मतलब कार्य को बताने के लिए हम केवल कह देंगे इतना हमने कार्य किया, 20 जूल 50 जूल, जो भी जितना हमने कार्य किया। तो हम कार्य के बारे में कभी भी डायरेक्शन का नाम नहीं लेंगे। तो कार्य भी क्या है, कार्य भी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीजें तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात हम और कहना चाहेंगे, जो 11th के बच्चे हैं, जो अभी 12th में जाने वाले हैं, भैया वो वीडियो को जरूर देखेंगे। और हम तो ही कह रहे हैं ना, वो अभी ही वेक्टर अलजेब्रा पूरा खत्म कर दें पढ़ करके, इसके बाद हम 3D स्टार्ट करेंगे। 3D में आपको मजा आ जाएगा, आई कैन टेक गारंटी, ठीक। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अरे यार बोल दिए, बनाने फिगर वहां कोई दिक्कत नहीं है ना। सर जी कट जाएगा, अब बस निश्चित हो गए। अच्छा रुको रुको, आप शुरू कर दीजिए, बस कह दीजिएगा साथियों, ये मतलब जब भी आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, बस तो बोलिए ना, कहते अगला क्वेश्चन पूछिए, लगेगी हाँ सर जी आप कंटिन्यू है। अरे तुम लोग बड़े कलाकार हो यार। तो सर जी आपकी कृपा है। अरे भैया हमारा कृपा तो है ही है। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का। तो इसमें मुझे पहचानना है, कह रहा है संलग्न आकृति मतलब क्या, आपको एक स्क्वायर दिया गया है और इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। कह रहा है इसमें सह-आदिम कौन कौन है। सह-आदिम माने क्या, को इनिशियल माने क्या, ऐसे वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या है, एक ही है, मतलब क्या, जिनका टेल से टेल मिला हुआ है।
तो इनमें ऐसे कौन से वेक्टर हैं जिनका टेल से टेल मिला हुआ है? कौन कौन वेक्टर है बोलिए? वेक्टर ए है और वेक्टर क्या है? डी है। इनका टेल से टेल क्या भैया? इनका जो टेल है क्या है? कॉमन पॉइंट। क्या है? टेल कॉमन पॉइंट। मतलब क्या? ये जो दोनों वेक्टर है ए बिंदु ए से ही होकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ए और डी है। और क्या ऐसा कोई वेक्टर है? ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पर सह आदिम कौन कौन है? ए और डी है। तो ए एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर्स। समान के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड मतलब क्या? तीर की लंबाई भी सेम। तो भैया अच्छा यहां पर देखिए एक बात है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। मतलब क्या? यहाँ पे सभी वेक्टर का जो परिमाण है वो क्या है बोलो? ये सभी वेक्टर का परिमाण माने क्या? तीर की जो लंबाई हो क्या है? सभी के लिए सेम। सभी के लिए कितना है? सेम है। तो यहाँ पर तो क्लियर है कि सभी वेक्टरों का जो मैग्नीट्यूड जो परिमाण है क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। अब मुझे क्या पहचानना है? यहां पर समान वेक्टर कौन है? तो परिमाण तो सेम है, हमें डायरेक्शन खाली अगर इक्वल मिल जाए, अगर डायरेक्शन भी समान हो जाए तो वेक्टर क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर सी है क्या? अपोजिट वेक्टर। क्या है? क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन दोनों का परिमाण क्या है? दोनों का परिमाण समान है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये क्या है? अपोजिट वेक्टर। लेकिन नहीं, ये जो वेक्टर एडी है, जो वेक्टर एडी, बीसी और एडी मतलब क्या? जो वेक्टर डी है और वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। देखिए आप लोग, इसका डायरेक्शन क्या है? सेम है। और साथ में क्या भैया? ये जो तीर की लंबाई मतलब क्या? परिमाण भी क्या है? सेम है। तो यहाँ पर बी और डी क्या है? बी और डी क्या है? समान वेक्टर। क्या है? हमें खाली पहचानना ही था तो हम पहचान ले रहे हैं। कह रहा संरेख माने क्या? जो पैरेलल हो, मतलब संरेख तो आप समझ रहे होंगे ना, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आप जानते कि नहीं? जब लाइन ऐसे दिख रहे हैं ऐसे तो पैरेलल लाइन होते हैं। तो अगर वेक्टर भी ऐसे दिखे, इनका डायरेक्शन चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है ना? अगर दो वेक्टर दिखने में पैरेलल लग रहे हैं तो क्या? वो पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए ए भी पैरेलल वेक्टर है क्योंकि एक ही रेखा के समांतर है, और ये भी पैरेलल वेक्टर। लेकिन यहां पर कह क्या रहा है? पैरेलल तो है लेकिन क्या? असमान। मतलब क्या? इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल। अब यहां पर देखिए डी और बी तो पैरेलल वेक्टर है लेकिन इक्वल है, लेकिन हमको इक्वल नहीं चाहिए। अब यहां पर ए और सी क्या है? पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है। तो ये ए और सी क्या है? इक्वल मतलब समान, असमान है, लेकिन क्या है? संरेख है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ध्यान देना इस बात को। तो यहां पर क्या हो जाएंगे? ए एंड सी। ए एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर्स बट नॉट इक्वल। बट नॉट इक्वल। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। तो एनसीईआरटी का आपका 5th क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित का उत्तर सत्य और असत्य के रूप में दीजिए। तो आप खुद बताइएगा, यहां पर कमेंट करके बताइएगा कि क्या उत्तर इसका आएगा। पहले नंबर कह रहा है वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए क्या पैरेलल है? संरेख है। संरेख का मतलब मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका। संरेख माने क्या भैया? पैरेलल वेक्टर। क्या? पैरेलल वेक्टर मतलब क्या? संरेख वेक्टर। ठीक है ना? तो आप बताइए इसको ऐसे बनाते हैं। अगर यह वेक्टर क्या है? अगर यह वेक्टर ए है तो आई वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस ए, क्योंकि अपोजिट वेक्टर। वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर। क्या पैरेलल नहीं दिख रहे हैं? तो अपोजिट वेक्टर तो हमेशा क्या होते हैं? पैरेलल ही होते हैं। तो ये क्या है? ये क्या भैया? ए है। सत्य। क्या है? ये सत्य है। ठीक है, बेसा लगाते चलिए आप लोग। ये क्या है? सत्य है। दो संरेख सदिशों का परिमाण क्या हमेशा समान रहता है? इधर देखिए, एक वेक्टर हम ऐसे लिख दे रहे हैं और एक वेक्टर क्या है? एक वेक्टर ऐसे है। बताओ भैया, बताओ पैरेलल वेक्टर, बताओ संरेख वेक्टर है कि नहीं है? क्या यह पैरेलल वेक्टर है? क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल दिख रहे हैं, एक ही रेखा के क्या है? पैरेलल है। क्या दोनों के तीर की लंबाई समान है? दोनों का तो परिमाण अलग अलग है ना। तो संरेख वेक्टरों का परिमाण भी समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो क्या है? दो संरेख सदिशों का परिमाण हमेशा समान रहता। गलत। क्या है ये? असत्य है। क्या है ये? असत्य है। ये गलत है। समान परिमाण वाले मतलब क्या? अभी हम दो वेक्टर ऐसे खींचने वाले हैं जिनका लंबाई क्या है? समान परिमाण वाले। दो सदिश हमेशा संरेख होते हैं। देखते हैं अभी जो हम वर्ग के बारे में बात कर रहे थे, अगर एक वर्ग दे दिया जाए ऐसे, और ये क्या है? वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी है। अब यहां पर आप बताइए दोनों भुजा की लंबाई क्या होती है? सेम होती है ना।
भैया वर्ग के भुजा की लंबाई क्या होती है, सेम होती है। अच्छा हम एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके पहले सवाल में ए वाला एग्जाम्पल था, इसलिए ए वाला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है इस तीर की लंबाई बराबर क्या है, इसकी लंबाई है। क्या दोनों वेक्टरों का परिमाण समान है, समान है। लेकिन कैसे वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। और ये तो समान वेक्टर तो, समांतर वेक्टर तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये समांतर वेक्टर है, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। लेकिन दोनों वेक्टरों का परिमाण तो समान है, लेकिन फिर भी समांतर मतलब संरेख नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है, समान परिमाण वाले दो वेक्टर संरेख होते हैं ऐसा आवश्यक नहीं है। उनका डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना भैया। जब भी संरेख की हम बात कहेंगे तो या तो उनके बीच का एंगल क्या 0 और या तो क्या होगा 180 अंश होगा। मतलब क्या, या तो वो समान दिशा में होंगे या तो वो विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है ना, किसी भी परिमाण के। बट यहां पर क्या है, समान परिमाण के दो वेक्टर तो उनका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है ना, तो संरेख होते हैं ऐसा आवश्यक नहीं होते। क्या है, ये गलत है। ये क्या है, एग्जाम्पल देखिए, दोनों वेक्टरों का परिमाण तो समान है, लेकिन क्या भैया, क्या पैरेलल है, नहीं। इनके बीच का एंगल क्या 90 है, ना तो 0 और ना 180 है। तो क्या है, ये गलत है। समान परिमाण वाले दो संरेख वेक्टर, दो संरेख सदिश क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए देखते हैं। एक वेक्टर क्या है, ए है, और एक वेक्टर क्या है, अपोजिट वेक्टर क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। क्या दोनों का परिमाण समान है। यहां पर देखिए वेक्टर ए का परिमाण क्या भैया, क्योंकि अपोजिट वेक्टर की परिभाषा ही क्या होती है, दो ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण क्या हो, समान, लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, क्या कहलाते हैं, अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। दोनों वेक्टरों का क्या, दोनों वेक्टरों का परिमाण समान है और क्या समांतर है। मतलब क्या है, परिमाण भी समान है, परिमाण भी समान है, साथ में क्या है, दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर हैं। क्या इक्वल हैं, लेकिन इक्वल नहीं है, लेकिन समान। मतलब क्या, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू क्या, माइनस ए। क्या दोनों सेम वेक्टर हैं, सेम होने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो क्या कहा है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश, संरेख भी हैं, दो संरेख सदिश समान होते हैं। क्या है, गलत है, समान नहीं है। तो क्या भैया, ये असत्य है। तो इन चार क्वेश्चंस में केवल पहला वाला खाली क्या है, ट्रू है, बाकी तीनों क्या है, फॉल्स है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप शेयर करेंगे, व्यू ज़्यादा बढ़ेंगे, थोड़ा मेरा हिम्मत भी बढ़ेगा। क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट लेक्चर, अभी पहली बार मैं मतलब यूट्यूब पर आया हूँ, तो भाई थोड़ा मेरा हिम्मत बढ़ाइए। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम देने के लिए रेडी हैं, उनके पास तो आप जरूर भेजिएगा, ताकि आपको हम बेहतर से बेहतर पढ़ा सकें। क्योंकि जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ेगी, मुझे ऐसा फील होगा कि हमने बेहतर परफॉर्म किया है। तो आगे के लिए हम और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके आएंगे और आपको हम और बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।